नमस्कार विद्यार्थियों, काव्या कोचिंग क्लासेस गुना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। नमस्ते गुरुजी, नमस्कार, प्रणाम। एक बार अपने साथियों को जोड़ दीजिएगा। आज का अपना जो विषय रहेगा वर्ग एक को लेकर के अपन बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिस भी एग्जाम में ये कहानी लगी हुई है, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या फिर राजस्थान आरपीएससी की चाहे बुक्स हो, जैसे वहां पर आरपीएससी वर्ग 2 या सेकंड ग्रेड में वहां पर ये बहुत सारी रचनाएं जो अपन पढ़ रहे हैं उनमें से तो एक बार पाठ्यक्रम के अनुसार जो भी चीजों को अपन पढ़ रहे हैं, तो ये देखो विशेषतः मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 को लेकर के ये जो रणनीति चल रही है, जो कक्षाएं चल रही है, यह निश्चित ही आगे भी अनवरत जारी रहेगी। और एक कक्षा अपने यूट्यूब पर तो रहेगी सही। सर सोशल साइंस की क्लास कल सुबह 9 बजे सोशल साइंस की कक्षा कल सुबह 9 बजे रहेगी। आप बार बार अब कमेंट नहीं कीजिएगा क्योंकि सर की तबीयत थोड़ी खराब थी, इस वजह से। चलिएगा बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं गद्य विधा भोला राम का जीव। भोला राम का जीव अपन बात करें, कहानी है। क्या है यह? भोला राम का जीव कहानी है। कहानी सुमन कह रहे सर वर्ग 1 की फीस कितनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैं ऑनलाइन यहाँ पर बता सकता हूँ। ऑफलाइन फीस के लिए तो आप कॉल कर सकते हो, और ऑफलाइन आना चाहो तो आप डेमो लीजिएगा, अच्छी तरह चीज़ों को देखिएगा, परखिएगा, उसके बाद आपको ज्वाइन करना है। इन पर आप कॉल कर सकते हो 88 89 89 और फिर 88 और फिर 48। इन मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या फीस है, क्या रणनीति है, क्या चल रहा है, पूरी चीज़ें इस पर बताई जाएगी। ऑनलाइन की फीस विद्यार्थियों, वर्तिका क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। वहां आपको वर्तिका क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ आपके मोबाइल नंबर रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर ओटीपी आएगी, और ओटीपी आने के बाद में इसको आप यदि ऊपर स्क्रॉल करोगे तो या तो यहाँ आ जाइएगा सीधा, या फिर इसको ऊपर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आएगा जैसे वर्ग 1 चयन भर्ती परीक्षा का एक लोगो आएगा, थंबनेल आएगा, वर्ग 1 चयन भर्ती परीक्षा हिंदी साहित्य। यदि आप उससे जुड़ना चाहो तो वैसे जुड़ सकते हो। और फीस की बात रही तो अभी आपके फीस है वर्ग 1 की 2499 रुपये है, और वर्ग 2 की बात करें, वर्ग 2 की फीस की तो वह 1999 रुपये है। और यह मैंने आपसे, फिर आप कहोगे सर 10 मई तक आप कोर्स लेते हो तो इसकी फीस यह रहेगी, उसके बाद में फीस में वृद्धि होने वाली है। अब स्वरुचि के आधार पर आप निर्णय लीजिएगा क्या करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन अपना बैच चल ही रहा है। हरिशंकर प्रसाई जी के बारे में अपन बात करना चाहे यहां पर तो देखिएगा, हाँ इसको पढ़ना है आज अपन को। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हरिशंकर प्रसाई। हरिशंकर प्रसाई मध्य प्रदेश से बहुत महान महान विभूतियों ने जन्म लिया है और हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। हरिशंकर प्रसाई भी मध्य प्रदेश के हैं, और इनकी बात करें तो आप इनमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो अपन जब निबंध पढ़ेंगे तो वहां मैं इनको पढ़ाता हूं विस्तृत रूप से। तो इन्होंने लिखना चाहो तो इन्होंने व्यंग्य विधा को इन्होंने व्यंग्य विधा को इन्होंने व्यंग्य विधा को स्थापित किया है। व्यंग्य विधा को स्थापित किया है, स्थापित किया है। पहले भी रचनाओं में होशंगाबाद उत्तर आ गया है, बिल्कुल शाबाश। सर जी कहानी को 2000, बिल्कुल फिर से आपकी पुरानी यादें ताज़ा होने वाली है। 2024 में होशंगाबाद में इनका जन्म, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सभी लोग लाइक कर दे कृपया। अरविंद जी कह रहे हैं गुड नाइट, कह रहे हैं ठीक है।
गुड नाइट अपन लास्ट में करें क्लास पूरी होने के बाद। व्यंग्य देखो, हिंदी साहित्य में छोटी मोटी हंसी ठिठोली तो आपको देखने को मिलती है, लेकिन उस हंसी ठिठोली को, उस मन में होने वाली गुदगुदी को यदि समाज की करंट समस्याओं से जोड़ने का जो काम किया है, समाज की ज्वलंत समस्याओं से जोड़ने का काम किया है, वह हरिशंकर परसाई ने किया है। किन्होंने किया है? हरिशंकर परसाई ने किया है। हालांकि ये सबसे बड़े हिंदी के व्यंग्य निबंधकार माने जाते हैं, हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्य निबंधकार माने जाते हैं, और किस तरह से अपनी व्यंग्यात्मक शैली के कारण यह पाठक के मन मस्तिष्क पर छाए रहते हैं। इनकी जो रचनाएं पाठक को आह्लादित तो करती ही है, लेकिन अंदर से आंदोलित भी कर देती है, तो फिर आपको अगली लाइन यहां पर लिखना होगा और लिखिएगा कि ये हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्य निबंधकार है। ये हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्य निबंधकार है। इसके बाद कुछ इनके व्यंग्य निबंध आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे क्रम भी लगवाया जा सकता है सन के अनुसार, और आपसे कौन सा नहीं है ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्य निबंधकार है। इनके यदि अपन प्रमुख निबंध देखना चाहें, प्रमुख व्यंग्य निबंधों की बात करें, तो आप ध्यान रखना बहुत सारे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, है ना, और चलिए मैं लिख ही देता हूं, आप लिख लीजिएगा। व्यंग्यात्मक कहानी है, सामाजिक कहानी है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप आपने पढ़ रखा है पहले। लेकिन अपना इसका उद्देश्य ये भी रहेगा कि किस प्रकार से, मतलब इसमें से अपने कोई प्रश्न पूछा जाए और वह प्रश्न सही हो जाए। तो ध्यान लिखना है, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, फिर आपको ध्यान रखना है जैसे उनके दिन फिरे, उसके बाद ध्यान रखना है पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज। इसके बाद आपको लिखना है, सदाचार के ताबीज के बाद आपको लिखना है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है। फिर आप लिखिएगा अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी। हिंदी साहित्य बताइएगा यदि आपको पता हो, हाँ बूथ के पांव पीछे, यदि आपको पता हो तो बताइएगा। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस निबंध पर मिला है? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस निबंध पर मिला है, बताइएगा। बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल फिर लिखना है वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन। फिर लिखना है सदाचार, सदाचार का, ये तो लिख लिया अपन ने, सदाचार का ताबीज, ये तो लिख लिया था खैर। फिर आपको लिखना है विकलांग, विकलांग श्रद्धा का दौर। आंसर आया है क्या? हाँ, विकलांग श्रद्धा का दौर 1886, विकलांग श्रद्धा का दौर, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल उत्तर आ रहा है। प्रभाकर तिवारी, उत्तर प्रदेश बलिया से, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। विकलांग
श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत सारे विद्यार्थी बता रहे हैं सर 1886 में, 1886 में। इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ध्यान रखना 1982 में। बहुत सारे बूथ के पांव पीछे हैं, तुलसीदास, चंदन घिसे, तो ध्यान रखना साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला है। इसके बाद कुछ और लिख लीजिएगा, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, और फिर आपको लिखना है तुलसीदास, तुलसीदास चंदन घिसे। लेकिन और भी बहुत सारे व्यंग्य निबंधकार है। देखो हरिशंकर प्रसाई तो सबसे बड़े हो गए निबंधकार, व्यंग्य निबंधकार सबसे बड़े हो गए, लेकिन आपको दो निबंधकार का नाम और याद रखना चाहिए, और उनका नाम है एक तो शरद जोशी, और एक नाम आपको याद रखना है प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे। और हो सकता है कि आपसे हूबहू उनकी रचनाएं पूछ ली जाए। यदि अपन बात करें शरद जोशी की रचना जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां, और फिर आपको ध्यान रखना है प्रभाकर मासवे का व्यंग्यात्मक निबंध की बात करें तो खरगोश के सींग, ध्यान रखना है खरगोश के सींग, ये आपको ध्यान रखना है खरगोश के सींग। कितने विद्यार्थी जुड़ गए हैं? सभी विद्यार्थी एक बार कक्षा को शेयर कर दीजिएगा, अपने साथियों तक पहुंचा दीजिएगा। कैसे प्रश्न यहां से आएंगे, एक तो आपके अंदर इनको पढ़कर ये सोच डेवलप हो जाएगी कैसे प्रश्न यहां पर आना है, और आप जितना विद्यार्थी मेरे से जुड़ेंगे उतना मुझे पढ़ाने में आनंद आएगा, है ना, और उतना मैं रोज आपके लिए बेहतरीन मेहनत करके आने वाला हूं। तो 41 विद्यार्थी देख रहे हैं, और लेकिन लाइक बहुत कम कर रहे हो, क्योंकि चलिए आपकी स्वरुचि के आधार पर है। अब भोला राम के जीव की कहानी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना चाहिए उस पर मैं बात करता हूं। इसमें आप लिख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या किस बात को ज्यादा उठाया गया है, इसमें लिखिएगा। कहानी है भोला राम का जीव, हरिशंकर प्रसाई, ये हिंदी साहित्य के सबसे बड़े। आज मैं ऐप पर क्लास अपलोड कर दूंगा, हो सकता है एप्लीकेशन पर आज लाइव कक्षा भी रहेगी आपकी, तो चिंता मत करिएगा, कर देंगे उसको भी। भोला राम का जीव कहानी में सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का, इसमें लिखिएगा। इस कहानी में देखो जो प्रश्न आएंगे मैं शुरुआत में लिखा दिया करूंगा आपको। इस कहानी में, इस कहानी में सरकारी दफ्तरों में, दफ्तरों में व्याप्त, दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार, इस कहानी में सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया है, यानी भ्रष्टाचार के पर्दे को उठाया गया है, ऐसा लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार के पर्दे को उठाया गया, कि जो सरकारी कार्यालयों में जिस तरह से रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचारी है। लेंगे वर्ग 2 की, लेकिन कुछ समय बाद लेंगे अभी, क्योंकि 15 को पेपर है, तो मेरा विचार रहेगा कि 10 तारीख के बाद आपकी कक्षाएं मैराथन कक्षा लेकर के आऊंगा। नेहा जी, इस कहानी में सरकारी दफ्तरों में व्याप्त, सरकारी दफ्तरों में व्याप्त व्याप्त भ्रष्टाचार के पर्दे को उठाया गया है। फिर आपको इसमें याद रखना है एक दो बातें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। एक ये प्रश्न भी आता है कि भोला राम के जीव ने देह त्यागे हुए कितने दिन हो गए थे, तो उस पर भी आप लिख सकते हो भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी।
भोलाराम के जीव ने 5 दिन पूर्व देह त्यागी थी। ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि संख्या पर विशेष ध्यान रखना आपको, केवल कहानी का भाव याद होने से। क्योंकि जो आपका जो पेपर मांग कर रहा है ना बच्चों, आपका पेपर एक तो प्रमुख जो कथन है उन पर बात की जाएगी, एक यह संख्याएं ध्यान रखना। जैसे अपन ने वहां पर पढ़ा था कि एक कहानी अपन ने पढ़ा, उसने कहा था। अब बताओ, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह और होरा की उम्र कितनी थी? लिख करके बताइएगा कितनी थी। तो भोलाराम के जीव ने 5 दिन पूर्व क्या त्यागी थी? देह त्यागी थी। देह त्यागी थी। मेरे प्रश्न का उत्तर लिख के दीजिएगा मित्रों, बताइएगा क्या होगा। फिर इसमें आपको ध्यान रखना है, एक ये प्रश्न 1-2 बार पूछ लिया गया है, ये कथन, तुम्हारी रिटायर होने की उम्र हो गई है। तुम्हारी रिटायर होने की उम्र हो गई है। यह कथन किसने किससे कहा? यह प्रश्न भी इसमें से पूछा जा चुका है। तुम्हारी रिटायर होने की उम्र हो गई है, हाँ आ गया है 12 और 8। मैं सोच रहा हूँ भूल गए होंगे आप, लेकिन आप भी पक्के खिलाड़ी हो, आपने भी सोच ही लिया है कि सिलेक्शन लेके ही रहेंगे। तो तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है, यह कथन धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा। यह कथन धर्मराज ने किससे कहा? चित्रगुप्त से कहा। चित्रगुप्त से कहा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बिल्कुल शाबाश विद्यार्थियों, बहुत शानदार आपका उत्तर आया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? आंसर दीजिएगा। फिर अपन मूल पाठ पर आते हैं, मूल विषय वस्तु पर आते हैं मित्रों, मूल विषय वस्तु पर आते हैं। 12-8 शाबाश। चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। करें मूल पाठ की शुरुआत। तैयार हो क्या आप सभी? तन्मयता के साथ सुनने के लिए तैयार हो? बताइएगा। मूल पाठ की या मूल विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं। जी सर शाबाश। और यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक हो तो फिर कहने ही क्या है, पाठ्य पुस्तक हो तो रेडी है सर। 12 लहना 8 हो रहा, हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था भाई। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। पहला प्रश्न ये आ गया कि धर्मराज कौन? धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। ध्यान रखिएगा, लास्ट में प्रश्न अब आपके आज पूरे सही होना चाहिए। कहानी बहुत छोटी है लेकिन प्रश्न जितने भी इसमें से बनेंगे पूरे लिए हैं, तो ध्यान पूर्वक बात को सुनते जाना है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। तो बताइएगा, धर्मराज किसके आधार पर स्वर्ग या नरक में प्लॉट निवास स्थान अलॉट कर रहे थे? तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ रहे थे, बार बार थूक से पन्ने पलट रहे थे। अब ध्यान रखना, कौन? चित्रगुप्त। दो नाम आ गए हैं, एक तो धर्मराज है, एक चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त बार बार चश्मा पहुंच रहे थे, बार बार थोक से पन्ने पलट रहे थे, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे, गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर
रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। बताओ, मक्खी किस में चपेट में आ गई? मक्खी किसकी चपेट में आ गई? अरे रजिस्टर की चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, वे कौन? वे कौन? सर चित्रगुप्त। वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है, भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपका। बस पढ़ा आपने सभी रखा है, लेकिन इस कक्षा का उद्देश्य जहां से प्रश्न आना है उस पर मुझे ध्यान केंद्रण आपका करवाना है। बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है, पूरी चीजें आपको सुव्यवस्थित तरीके से यहां पर देने के लिए ही मैं उपस्थित हुआ हूं विद्यार्थियों। तो 5 दिन पहले देह त्यागी थे और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ था। कौन? भोला राम का जीव। पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। कितने दिन हो गए बताइए कि भोला राम का जीव अभी तक स्वर्ग में या नरक का ठिकाने में नहीं पहुंचा? 5 दिन। धर्मराज ने पूछा, अब ये कथन आप ध्यान रखना, यहां चित्रगुप्त का कथन है पूरा ही, और आगे जो कथन आने वाला है वह धर्मराज का है। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? कौन सा दूत? जो भोला राम का जीव लेने गया था, कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। इस समय द्वार खुले, अचानक द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। बदहवास कैसे आया? बदहवास। बदहवास क्या होता है विद्यार्थियों? होश में नहीं होना, इस स्थिति को कहते हैं बदहवास। होश में न होना, होश में न होना क्या है? बदहवास है। उसका मौलिक रूप चेहरा, मौलिक जो वास्तविकता प्राकृतिकता, मौलिक रूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे। धर्मराज नहीं चिल्लाए, कौन चिल्लाए? चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहां रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहां है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया। किसने धोखा नहीं खाया? किसने धोखा नहीं खाया? यमदूत ने। पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा था, कितने दिन पहले? 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चुंगल से छूटकर न जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। ये बात कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये बात यमदूत कह रहा है हाथ जोड़ करके। धर्मराज क्रोध से बोला। अब कौन बोला? धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। बताइएगा, ध्यान रखना, यह प्रश्न आएगा, यह कथन किसने कहा? मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। हाँ, किसका कथन है? सर यह धर्मराज ने कहा। पूछा जाएगा कि इस कथन में कौन सा भाव है, तो यहां पर देखिएगा कैसे बोला? क्रोध। ध्यान रखना, किससे बोला? क्रोध से बोला। क्रोध में आकर के बोला। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी, क्या जबरदस्त व्यंग्य किया है। समझ पा रहे हो आप बात को, कि मेरे इन हाथों से बहुत बड़े वकील भी बच नहीं पाए हैं। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। वकीलों को क्यों लिया है आप समझ सकते हो, नहीं छूट सके हैं। पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया, कोई ऐसा चमत्कार हो गया, कोई ऐसा चमत्कार ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, कथन ध्यान रखना, चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर, इंपॉर्टेंट है यहां से ये कथन,
महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है, लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेजते हैं। कितना बड़ा व्यंग्य है। इस प्रकार पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है, लोग पृथ्वी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेजते हैं पर उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। क्या उद्देश्य है? मैंने आपको प्रारंभ में ही लिखाया था कि भोला राम का जीव कहानी में सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया है। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनैतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर लेते हैं। बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। देखो पृथ्वी वाले व्यक्तियों पर व्यंग्य जबरदस्त है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि भाई कहीं भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने, उसके कोई विरोधी ने मरने के बाद उसे कुछ खराब करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। आसान सी कहानी है और लेकिन पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा अपन को। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखा। अब ये बात कौन कह रहा है? देखो आप, ये बात कौन कह रहा है? चित्रगुप्त कह रहा है। कौन कह रहा है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है, लोग दोस्तों को कुछ चीजें भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं, मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराब करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। यह पूरा कथन किसका है? चित्रगुप्त का। चित्रगुप्त ने जैसे ही कथन को कहा अब धर्मराज को क्रोध आया है। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, स्टार लगा लीजिएगा यहां पर। यह कथन कहने के बाद में जब धर्मराज ने किस रूप में चित्रगुप्त को देखा, तो व्यंग्य रूप से देखा है। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। इंपॉर्टेंट कथन है बच्चों, स्टार लगा लीजिएगा इसको यहां से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह कथन किसका है? तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है, धर्मराज का है। और इस कथन में क्या भाव छिपा हुआ है? इस कथन में जो भाव छिपा हुआ है वह व्यंग्य भाव है। कौन सा भाव है? व्यंग्य भाव है। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? बताओ ये कौन कह रहा है? यह कौन कह रहा है? ये धर्मराज कह रहे हैं कि भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि आ गए। धर्मराज को गुमसुम बेटे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या? नरक में, ध्यान रखो, खेली देखिएगा आप कितनी जबरदस्त, हंसी मजाक के साथ गुदगुदाने के साथ किस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं, किस तरह से मतलब अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मतलब हृदय को स्पर्श कर जाती है, पाठक को आह्लादित और रोमांचित करने वाली बातें देखिएगा। और समाज को यहां पर हरिशंकर प्रसाई हंसी मजाक के साथ ही समाज की जो रूढ़िवादी नीतियां हैं उन पर कठोर व्यंग्य करते हैं। भारतीय समाज की बात करें या फिर सरकारी अफसरों में, सरकारी जो कार्यालय हैं उनमें किस तरह से भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार अब व्यक्तियों के डीएनए में जा रमा है। हाँ धर्मराज, आप उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हो। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या? इसी समय में कहीं घूमते घामते नारद मुनि आ गए। धर्मराज को गुमसुम बेटे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की, अब ध्यान रखना किसकी बात हो रही है? नरक की, क्योंकि पृथ्वी लोक से जाकर के पूरे व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो नरक में ही आ रहे हैं, और नरक तो पूरा हो गया है, फुल हो गया है। निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई,
अब देखिएगा आप, धर्मराज का उत्तर सुनिएगा। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की ही हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई हैं। कहाँ आ गए वो? स्वर्ग में आ गए या नरक में? नरक में आ गए हैं। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं, बन गया निवास स्थान, यही तो चाहिए था। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया है पृथ्वीलोक पर, वो यहां पर आ गए हैं और यहां भी उनको लगा दिया है काम में। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर के पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर है। ओवरसियर का मतलब क्या है कि जो मतलब बड़े बड़े जो पुल बनाए जाते थे, बड़े बड़े पंचवर्षीय योजना में, या बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनकी जो देख रेख करने वाले जो गलत नाम चढ़ा देते हैं, काम पर नहीं आ रहा फिर भी उसके प्रेजेंट लगाना, या फिर जितना का खर्चा नहीं हुआ उससे ज्यादा लिख देना, ये ओवरसियर का काम होता है। ओवरसियर भी हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी है। ये काम अच्छा करवाया धर्मराज ने, ये काम से खुश है अपन, है ना। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी है। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहां ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देख करके भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता। अरे बेचारा गरीब भोला राम, उसके पास इनकम होती तो टैक्स होता, काहे का इनकम टैक्स। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। भूख मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है, रुचि दिखाना पड़ेगा इसमें। मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ। मैं जा रहा हूं पृथ्वी पर। कौन कह रहे हैं? नारद कह रहे हैं मैं पृथ्वी पर जाता हूं। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया। किन्होंने बताया? चित्रगुप्त ने। लेखा जोखा रखने का काम कौन कर रहे हैं? चित्रगुप्त कर रहे हैं। किसके साथ? धर्मराज के साथ, है ना। भोला राम नाम था उसका, भोला राम। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। अब आप यहां स्टार बना लीजिएगा। भोला राम कहाँ रहता था? इंपॉर्टेंट है। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले, मोहल्ले का नाम याद रखिएगा। धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है। परिवार में कितने सदस्य थे? 1 स्त्री, 2 लड़के 3, 1 लड़की 4, और स्वयं को जोड़ ले 5 सदस्य थे। 2018 में आप क्वालिफाई हो, अभी पास नहीं है, जब भी 18 वाला मान्य रहेगा। 1 लड़की, उम्र लगभग 8 साल, इंपॉर्टेंट है। उसकी 1 स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की थी, और लड़की की उम्र लगभग कितनी साल थी? 8 साल थी। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। 5 की संख्या अच्छी आ रही है यहाँ पर। कितने साल पहले रिटायर हो गया था? 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था। कितने साल से? 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा।
नारद मुनि से कहा है, किन्होंने कहा है? किन्होंने कहा है? चित्रगुप्त ने कहा है। रजिस्टर में देखते हुए कहा, किन्होंने? चित्रगुप्त ने कहा है। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन, माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन, क्रंदन यानी होता है दुख से रोना। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाए, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे आओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के जीव के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी, अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं? गरीबी की बीमारी थी। इंपॉर्टेंट है, गरीबी की बीमारी थी। किसने कहा? भोला राम की पत्नी ने कहा गरीबी की बीमारी थी। तो बताइए, भोला राम को किसकी बीमारी थी? उत्तर दीजिएगा लिख करके, भोला राम को किसकी बीमारी थी? आंसर दीजिएगा। सुमन जी कह रहे, मैं सर आपकी सारी वीडियो को लाइक करती हूँ और आपकी सारी क्लास देखती हूँ। धन्यवाद, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। थोड़ा आप कमेंट करके आंसर देते रहोगे ना, तो फिर ध्यान केंद्रण होगा आपका, ऑनलाइन में ये फायदा होता है। आप मूल विषय वस्तु से जुड़े रहोगे। गरीबी की, हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए। 5 साल हो गए, देखो 5 का ही फेर चल रहा है इसमें, लेकिन उम्र ध्यान रखना, वो 8 वर्ष है लड़के की। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे। कितने दिन में? हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। बीमारी गरीबी की थी, लेकिन भोला राम का जो देहांत हुआ वह इस तरह से हुआ, चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। ये ध्यान रखना, मृत्यु इस कारण हुई, बीमारी गरीबी की थी, चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या करोगी मां? उनकी इतनी ही उम्र थी, फिक्र करने से कोई मतलब नहीं, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली, अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नहीं नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। मां, यह तो बताओ कि यहां किसी ने उनका मां, यह तो बताओ कि यहां किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री से। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा, नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, यदि प्रश्न आ जाए ना कि भाई भोला राम की पत्नी को गुस्सा किस वजह से आया, तो ये गड़बड़ कर दी नारद जी ने यहां पर। जिंदगी भर उन्होंने किसी, देखो
अपने पति का स्वाभिमान रखने के लिए स्त्री यही बात कहती है। यदि जिंदगी भर में यदि आंख भी उठाकर देख लिया होगा तो देख लिया होगा, उसमें क्या है ना। आनंद तो तभी है पति पत्नी का जब मतलब कहीं शादी में दोनों साथ जा रहे हों, और दोनों साथ जा रहे हों। और दो तरह के व्यक्ति रहते हैं, एक तो बहुत खड़ूस रहता है आदमी, यदि पत्नी इधर उधर देख ले तो चलो तुरंत तुरंत घर पे चलो, ये हो जाता है। अरे मैं कह रहा हूं कि ऐसे आनंद के साथ रहना चाहिए कि कहीं सज धज कर शादी में गए और शादी में जाने के बाद कहे, पत्नी कहे पति से कोई बात नहीं, देख लो कोई बात नहीं, और पत्नी देखे तो पति भी कहे कोई बात नहीं, आप भी देख लो, ऐसा हो जाए। और पत्नी को जवाब देना चाहिए, अजी जग घूम या थारे जैसा ना कोई। अरे आपकी बात ही क्या है, पत्नी को फिर ये कहना चाहिए आपकी तो बात ही क्या है ना। ऐसे तब जाकर मजा आता है जिंदगी में, तब जाकर आनंद है। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। यदि स्त्री पति पर डाउट करती रहेगी तो अच्छी गृहस्थी नहीं होगी। ध्यान रखना, अच्छी गृहस्थी का आधार यही है भाई। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर, ऐसा ही कहना चाहिए पत्नी को, आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता में चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष है, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई थी, वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा। कहां से चलकर नारद वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी। कौन कह रहा है? बाबू। हाँ हाँ, उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था। वजन होना चाहिए ना, उस रिश्वत का वजन होना चाहिए। चांदी का जूता मारना चाहिए था। क्या मारना चाहिए था? चांदी का जूता। वजन किसका चाहिए था? चांदी के जूते का वजन चाहिए था। भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगे। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा, चौथे ने पांचवे के पास भेजा। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहां चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा, आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए। आप तो सीधे किससे मिलिए? आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। बताइए किसको खुश करना है? बड़े साहब को खुश करना है। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे, बाहर चपरासी ऊंघ रहा था। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे, बाहर चपरासी ऊंघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। साहब बड़े नाराज हुए, बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा, क्या काम है? क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, बैरागी का मतलब वैराग्य,
दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। देखो क्या गलती की भोला राम ने। भाई यह भी एक मंदिर है। हाँ बिल्कुल, ऑफिस कार्यालय क्या है, मंदिर है। बड़े साहब के समझाने का तरीका देखो आप। और मंदिर में तो चढ़ाना पड़ता है कुछ न कुछ। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्त उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। क्या रखिए? उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहां वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। 20 बार एक ही बात को कितनी जगह लिखना पड़ता है? 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं? जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है। अरे किस पे नजर चली गई? कुछ भी दे जाइए आप तो, लेकिन वजन रख दो भाई। आप समझे नहीं? जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। देखो वीणा को ही मांगने लग गए हैं। इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभलकर उन्होंने वीणा को टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल, देखो कितनी दरख्वास्तें दे चुका था बेचारा, तो 150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया था साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में आवाज आई। सहसा, ऐसा लगा कि भोला राम को आवाज दी है। अचानक फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? मेरे पेंशन का ऑर्डर आ गया है क्या? मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया है, बताइएगा। आप याद रखना इसमें कि उन्होंने देखो कि भोला राम कहां से बोला। नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई। भोला राम की जीभ की कहां से आवाज आई? फाइल से। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन ने कहा। पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया है। नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम के जीव हो? हाँ, आवाज आए। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आए, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूं, यहीं मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। देख लो एक गरीब व्यक्ति को किस तरह से लगाव होता है चीजों का, और भोला राम का जीव कहाँ मिला है? फाइल में मिला है। एक गरीब व्यक्ति इन दफ्तरों के चक्कर काट काट करके पिस जाता है। बेचारे को इतनी समझ नहीं होती, पढ़ा लिखे का इतना ज्ञान नहीं होता है। अभी भी देख लीजिएगा कि बहुत सारी योजनाएं चलती है और जो निम्न तबका व्यक्ति है वहां तक पहुंच नहीं पाती है। तो फिर शोषण होने के लिए आपको पता है कि जहां भी जाते हैं तो कुछ पैसे देकर ही अपना काम निकलवाते हैं, तभी काम हो पाता है। फिर क्या करें ये समस्या। चलिए फटाफट अपन इनके प्रश्न कर लेते हैं। आप भी थोड़ा एक्टिव होकर के आपको आंसर देना है। अपना उद्देश्य वर्ग 1 में चयन होना है,
उसके लिए अपन को प्रत्येक चीज को उसी दृष्टिकोण से पढ़ना है कि जहां से प्रश्न आए वो किस तरह से सही हो, उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके पढ़ना है। तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है का क्या अर्थ है? तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी अक्ल मारी गई है, तुम बेसमझी की बातें करते हो, तुम्हारी श्रम से बचने की आदत हो गई है। फटाफट आंसर दीजिएगा, फास्ट आंसर देना है बच्चों। और समय आपका कम है तो अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि जल्दी से अपन चीजों को कंप्लीट करते जाएं जितना जल्दी हो सके। तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है, बताइए क्या आंसर होना है? तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है का क्या अर्थ है? और राजेश्वरी जी सी दे रही है, बाकी एक आपने ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा। इसका राइट आंसर होगा बच्चों, इसमें आप पुनः पीडीएफ में पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर इसका दे रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, तुम बेसमझी की बातें करते हो, तुम बेसमझी की बातें करते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इंद्रजाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? भयभीत होना, धोखा होना, आश्चर्य होना, गर्व होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंद्रजाल होना मुहावरे का अर्थ है धोखा होना। क्या आंसर हो जाएगा? धोखा होना। आगे देखिएगा, धर्मराज स्वर्ग या नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे थे। धर्मराज स्वर्ग या नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे थे का विकल्प में जाति के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, कर्म के आधार पर, सिफारिश के आधार पर, किसके आधार पर? तो बताइएगा, धर्मराज स्वर्ग या नरक में स्थान अलॉट करते आ रहे थे जाति के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, कर्म के आधार पर, सिफारिश के आधार पर। तो इसका राइट आंसर जो होना है विद्यार्थियों, बताइएगा जल्दी फास्ट। जितने विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा, कक्षा को आप शेयर किया करो विद्यार्थियों, क्योंकि यह मेहनत आपके लिए की जा रही है। और सही मार्गदर्शन जो आपको सफलता के सोपान तक पहुंचाएगा, उसी को मैं टारगेट कर रहा हूं, उसी उद्देश्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। तो धर्मराज स्वर्ग या नरक में स्थान अलॉट करते थे किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर करते थे। यमदूत गया था पृथ्वी का हालचाल जानने को, बोला राम के जीव को लाने को, दुष्टों को दंड देने को, धर्मराज को संदेश पहुंचाने को। तो इसका विकल्प नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा, बोला राम के जीव को लाने को। धर्मराज ने किससे कहा तुम्हारी रिटायर होने की उम्र आ गई है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। धर्मराज ने किससे कहा तुम्हारी रिटायर होने की उम्र आ गई है? चित्रगुप्त से, यमदूत से, साहब से, नारद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रगुप्त से। किससे कहा? चित्रगुप्त से कहा। नारद से बोला राम का, नारद ने बोला राम का मकान पहचाना चित्रगुप्त द्वारा दिए गए पते के आधार पर, किसी नगरवासी से पूछ करके, माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से, पोस्ट ऑफिस से पता करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से। भोला राम का जीव छिप गया था अपने मकान में, अपनी पेंशन की फाइल में, जंगल में, एक शिव मंदिर में। तो भोला राम का जीव अपनी पेंशन की फाइल में छिप गया था। चित्रगुप्त के अनुसार भोला राम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्याग किया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। फटाफट 8वें प्रश्न पर आ जाइएगा, उत्तर दीजिएगा। 8वें प्रश्न का क्या उत्तर होना है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, एक्टिव हो जाओ विद्यार्थियों, क्योंकि यहां अपन ज्यादा समय नहीं लेंगे। आठवें का ए आंसर आया है 5 दिन पहले, राइट आंसर है। पत्नी ने बोला राम की नारद को कौन सी बीमारी बताइए? कैंसर की, गरीबी की, टीबी की, हृदयघात की। तो बताइए, पत्नी ने बोला राम की नारद को गरीबी की बीमारी बताइए। साहब नारद से अपनी पुत्री के लिए वीणा देने की क्यों कहते हैं? पुत्री की नौकरी लग जाएगी, पुत्री होशियार हो जाएगी, पुत्री की शादी हो जाएगी, पुत्री प्रसन्न हो जाएगी। साहब नारद से
अपनी पुत्री के लिए वीणा देने की क्यों कहते हैं? 10वें प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा 10वें का। दसवें का आंसर बताइएगा। अपन ने पढ़ा था वहां पर साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी? लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। इसका विकल्प नंबर ग क्या होगा? ग होगा। साहब नारद से अपने पुत्री के लिए वीणा देने को क्यों कहते हैं? यदि पुत्री संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी शादी हो जाएगी। आगे अपन बात करें विद्यार्थियों तो सहसा सहसा फाइल से किसकी आवाज आई? भोला राम के जीव की, चित्रगुप्त की, धर्मराज की, चपरासी की। तो भोला राम के जीव की। भोला राम की मृत्यु का सही कारण क्या था? वृद्ध होना, असाध्य रोग से पीड़ित होना, चिंता और भूख से घुल मिलकर जर्जरित होना, पेंशन का न मिलना। तो भोला राम की मृत्यु का सही कारण चिंता और भूख से घुल मिलकर के जर्जरित होना है। भोला राम को पेंशन न मिलने का कारण था उसका सेवा संबंधी रिकॉर्ड न होना, पेंशन के प्रार्थना पत्र पर वजन न रख पाना, संबंधित अधिकारियों का अप्रसन्न होना, नौकरी से बर्खास्त होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ख, पेंशन के प्रार्थना पत्र पर वजन न रखना। नारद के कमरे में एकदम चले जाने पर साहब नाराज हुए क्योंकि उनके द्वारा विजिटिंग कार्ड न भेजना, साधु वेश देखकर सहसा डर जाना, साधु संतों का आना उन्हें पसंद नहीं था, वे अभिमानी अफसर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर क, उनके द्वारा विजिटिंग कार्ड न भेजना। 15वां प्रश्न देखिएगा। नारद हंसकर बोले, तुम्हारा सोचना ठीक है, तुम्हारा सोचना ठीक है, यह भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। नारद के इस कथन में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? बताइएगा। इसको मैं आपके हवाले छोड़ता हूं, प्रश्न को क्या आंसर होगा। अरे इस कथन को सुन करके आपको क्या आया था? हर्ष, प्रसन्नता। क्या है? प्रसन्नता। यह भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। चलो रिपीट हो गया क्या? सोचना ठीक है। गृहस्थी का, यह भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। नारद के इस कथन में कौन सा भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार होता है? पति के चरित्र का विश्वास करना, पति को दुराचारी समझना, पति से ईर्ष्या करना, पति पर विश्वास न करना, पति पर विश्वास न करना। तो यह भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार होता है। नारद के इस कथन में कौन सा भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार होता है? तो 11वें प्रश्न का आंसर पति के चरित्र पर विश्वास करना। भोला राम का जीव कहानी में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दलों की अवसरवादिता को बताना, भ्रष्ट नौकरशाही की जड़ता को उजागर करना, रेलवे कर्मचारियों की उदासीनता को बताना, निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को बताना। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। उद्देश्य आपको ध्यान रखते जाना है प्रत्येक रचना का।
बी राइट आंसर हो जाएगा। भ्रष्ट नौकरशाही की जड़ता को उजागर करना है। भोला राम का जीव कहानी के अनुसार आजकल सरकारी कार्यालयों में अपना कार्य करवाने का क्या तरीका है। भोला राम का जीव कहानी के अनुसार आजकल सरकारी कार्यालयों में अपना कार्य करवाने का क्या तरीका है। सिफारिश करवाना, रिश्वत देना, उच्च अधिकारियों से मिलना, लिखी पढ़ी करते रहना। इसका आंसर हो जाएगा रिश्वत देना। भोला राम का जीव कहानी है भाव प्रधान, व्यंग्य प्रधान, चरित्र प्रधान, समस्या प्रधान। तो भोला राम का जीव एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। महर्षि नारद को कार्यालय के चपरासी भोला राम की पेंशन का मामला शीघ्र निपटाने का क्या उपाय बताया था। महर्षि नारद को कार्यालय के चपरासी ने भोला राम की पेंशन का मामला शीघ्र निपटाने का क्या उपाय बताया था। किसी भी प्रकार से बड़े साहब को खुश करना, पेंशन बाबू को रिश्वत देना, अपनी वीणा साहब की टेबल पर रख दो, बड़े साहब के घर जाकर मिल लो। तो 20वें प्रश्न का आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा 20वें का 20%। किसी भी प्रकार से बड़े साहब को खुश कर दीजिएगा। नारद का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य था भोला राम की मृत्यु के कारणों का पता लगाना, भोला राम के जीव की खोज करना, भोला राम के पेंशन के केस को तय करवाना, भोला राम के परिवार की उचित व्यवस्था करना। 21वें प्रश्न का आंसर बताइएगा फास्ट। 21वें प्रश्न का आंसर बताइएगा बच्चों जल्दी से। बिल्कुल राइट आंसर, भोला राम के जीव की खोज करना। भोला राम का जीव कहानी द्वारा कहानीकार ने प्रशासन के किस पक्ष की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। भ्रष्टाचार की ओर, नैतिकता की ओर, निष्क्रियता की ओर, उदासीनता की ओर। तो यहां आंसर हो जाएगा 22वें का भ्रष्टाचार की ओर। किसकी ओर? भ्रष्टाचार की ओर। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। अफसर नारद जी से वजन के बदले चाहता था रुपए पैसे, उनकी वीणा, जीवन का उद्धार, उनकी कृपा दृष्टि। तो भाई क्या चाहता था? अरे वीणा दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? आंसर बिल्कुल, क्योंकि सिंपल से प्रश्न है और कहानी भी अच्छी कहानी है समझ में, लेकिन आपको पूरी आ गई है। भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था। यहां वजन शब्द का अर्थ क्या है? रिश्वत, पेपरवेट, सिफारिश, भार। 24 का राइट आंसर। रिश्वत। 24वें प्रश्न का सही आंसर हो जाना है रिश्वत। भोला राम का जीव कहानी की मूल संवेदना क्या है? शासकीय ढांचे की लाल फीताशाही, शासकीय ढांचे की घूसखोरी, शासकीय ढांचे की क्रूरता, शासकीय ढांचे की जड़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शासकीय ढांचे की लाल फीताशाही। मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, धर्मराज के उक्त कथन से उनका कौन सा मनोभाव व्यक्त होता है? अब ये वहां मैंने आपको ध्यान में लाया था इस समय, आप मुझे बताइए इसका आंसर आप क्या होगा। मूर्ख जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, धर्मराज के उक्त कथन से कौन सा उनका मनोभाव व्यक्त होता है? खीज का, तिरस्कार का, क्रोध का, विनोद का। बिल्कुल, मुनिंद्र जी ने आंसर दिया है 26 का सी। 26 का सी आंसर आ रहा है। राजेश्वरी जी 25 का ये बता रही है और सी 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 बिल्कुल राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? बड़े साहब का उक्त कथन उनके किस भाव का सूचक है? असंतोष, प्रसन्नता, अधीरता, अप्रसन्नता। तो भाई बड़े साहब तो अप्रसन्न थे। कैसे थे? अप्रसन्न। धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी की हल हो गई मुनिवर।
नारद ने धर्मराज से किस समस्या के विषय में पूछा है? जीव के बीच से ही गायब हो जाने की समस्या, चित्रगुप्त के हिसाब से गड़बड़ी की समस्या, नरक में आवास के लिए स्थान कम पड़ जाने की समस्या, यमदूतों में फैली अनुशासनहीनता की समस्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरक में आवास के लिए स्थान कम पड़ जाने की समस्या, इसका राइट आंसर है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रही है और यदि आप जुड़ना चाहते हो तो यही शानदार अवसर है। और देखो बच्चों, सफलता में कुछ चीजों को नहीं देखा जा सकता है। आप तो अच्छी तरह से डूब करके तैयारी कर लीजिएगा। कितना सा समय है विद्यार्थियों, यदि आपने इसको सोचने में गंवा दिया तो पढ़ने वाले आगे निकल जाएंगे। जो डिसीजन ले लिया है जिन्होंने कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, सेल्फ पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, सोचने वाले सोचते रहेंगे। और जो डिसीजन ले चुके हैं उन्होंने कमर कस ली है तैयारी करने की, उन्होंने एक जज्बा जगा लिया है सिलेक्शन लेने का, उन्होंने ठान लिया है, वो विद्यार्थी आगे निकल जाएंगे। एक एक दिन बड़ा मायने रखता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। थैंक यू विद्यार्थियों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। और यह देख लीजिएगा अपनी कक्षाएं 1 मई से प्रारंभ हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच चल रहा है। और बीच में देखो, यदि विद्यार्थी फिर क्या करेगा कि 1 महीने बाद भी जुड़ेगा, 15-20 दिन भी बाद जुड़ेगा, तो फिर उसका भला कम हो पाएगा। ये वास्तविकता है। समय रहते ही चीजों को अच्छा किया जा सकता है, समय रहते ही अपनी अपनी कमजोरी को मजबूत किया जा सकता है। कुछ पार्ट टाइप करते हुए देखता हूं। सही कह रहे हो आप, देखता हूं मैं कुछ। हाँ शायद इसको देखिएगा, समझ में पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी में। हाँ 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 बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ, आप जुड़े रहिएगा साथ के साथ। साहब ने मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी और वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू। साहब ने हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोला, भोला राम। सहसा फाइल से आवाज आई, कौन पुकार रहा है? मुझे, पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डरकर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, इसमें तो यही दे रखा है एनसीईआरटी बुक वाले में तो। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं और यही मेरा। हाँ इसमें देखो रिक्त स्थान दे रखा है डेस डेस डेस, यानी आपके जो पाठ्यक्रम में इतना सा पाठ लगा हुआ है और भी इसमें चीजें हैं, लेकिन अपने जो प्रश्न आना है वो इतनी सी इसमें से आना है, क्योंकि जो बुक में दे रखा है उसको ही पढ़ना है अपन को। ठीक है। अरे बघेल जी, आपके अच्छे नंबर आए हैं, आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ 9 बजे मैं आपके साथ रोज हाजिर रहूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं विद्यार्थियों। और वर्ग 2 का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है भाई, बहुत दिनों से 2018 में पात्र हो गए थे, उन्होंने कहा सर आप तो कोर्स दे दीजिएगा। और हिंदी को मैं कह रहा हूं, अब हिंदी को ऐसा पढ़ाया जाएगा विद्यार्थियों, संपूर्ण हिंदी पढ़ाऊंगा, चाहे आपके पाठ्यक्रम में कुछ भी दे रखा हो, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि बार बार अपन रिस्क नहीं ले सकते। और कुछ टॉपिक ही तो बच रहे हैं, इतना सारा आपका पाठ्यक्रम दे दिया है वर्ग 1 में, कुछ टॉपिक बच रहे हैं। जैसे वर्ग 2 में आप देख लीजिएगा, वर्ग 2 में एक प्रश्न आया था अभी, वर्ग 2 में प्रश्न आया
कि क्रोचे कहाँ के थे, क्रोचे, तो क्रोचे, लोनजाइनस, ऐसे प्रश्न आया है। अब क्रोचे अपन बात करें तो इटली के। अब देखो कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र का वर्ग 2 से क्या संबंध है, लेकिन पूछ लिया। और वर्ग 1 के पाठ्यक्रम में भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं दे रखा है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र तो अपन नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में पढ़ते हैं, लेकिन अब मैंने ये सोच लिया है कि अब आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो मुख्य सिद्धांत हैं और कौन कहाँ का निवासी है, किसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, उनको मैं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए आपको बच्चों घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो सिलेबस में दे रखा है वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही सही। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या पूछा जा सकता है उसको भी आधार बनाया जाएगा। मेरी यह कोशिश है कि मैं जो आपको नोट्स लिखवाऊं, आपको कोई अलग से कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई कुंजी लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, ये चीजें लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 किताबें का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं नोट्स में, और उनको ही आपने आत्मसात कर लिया ना, यदि आपने उनको आत्मसात कर लिया, देखो परीक्षा आपकी नहीं है, परीक्षा मेरी भी है। जिस दिन मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में नहीं आ जाता, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है। तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, पूरे नोट्स फिर से अपडेट कर रहा हूं, चाहे मैंने अभी पढ़ाया है, और क्या बेहतर किया जा सकता है। लेकिन एक नई चीज मैंने और सोच ली है कि एक्स्ट्रा जो पाठ्यक्रम है, जो मतलब आपके उसमें नहीं दे रखा है, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और पढ़ाऊंगा ही नहीं, प्रत्येक दिन मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ यहाँ पर, पूरे प्रश्नों को। क्योंकि जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए तो उसका फायदा मेरे विद्यार्थियों को मिलना चाहिए बेहतरीन तरीके से। और मैं रोज आपके सामने आपके पाठ्यक्रम पर आधारित और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को लेकर के रोज ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। बहुत शानदार पढ़ाया सर, थैंक यू, धन्यवाद विद्यार्थियों। और मिलते हैं कल 9 बजे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी है तो कक्षा समाप्त होने के बाद एक अच्छा सा हिंदी साहित्य वाले हो, हिंदी साहित्य के शब्दों में अच्छा सा कमेंट आपका होना चाहिए कि दूसरा कक्षा के नीचे पढ़े तो लगे कि वास्तव में हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, मिलते हैं कल। आप लगे रहिएगा अपनी मेहनत के साथ, बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू।